हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। मैं आज बायोमॉलिक्यूल हम लोग कल पढ़े थे, या लास्ट 2 क्लास से हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। आज तीसरी क्लास है, 3rd लेक्चर है। हमने अभी तक बायोमॉलिक्यूल में पढ़ लिया है कि बायोमॉलिक्यूल का डिफिनीशन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल के 3 कैटेगरी होती हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। हमने ये भी बताया था कि मोनोसैकेराइड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकेराइड में जो कार्बन के नंबर होते हैं वो कम से कम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन होते हैं। ये भी हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, एनी कार्बोहाइड्रेट विच हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो या कायरल कार्बन हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मीन्स उसमें डी फार्म और यल फार्म दिखता है। या डी फार्म, यल फार्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेटरी इज डिपेंड ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच अटैच विथ एसिमेट्रिक कार्बन। तो पहले अगर डी फार्म यल फार्म निकालने के लिए तुरंत आप OH ग्रुप के पोजीशन को नहीं देखिए। पहले आप क्या चूज करके पहले क्या आप खोजिए, उसमें पहले आपको खोजना है एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तब आप देखिए कि OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे डी फार्म, एंड इफ OH ग्रुप प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नोन एज यल फार्म। हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें डिटेल पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमने ये भी बताया था कोई एनी कार्बोहाइड्रेट व्हिच हैविंग कार्बन नंबर 5, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो, दे सो इन सोल्यूशन they exist in 2 form in solution, open chain form as well as ring form, but neither 100% ring form formation occurs or neither open chain form occur. Always they present in mixture form. That mixture is known as racemic mixture. उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं रेशमिक मिक्सचर। कल ही क्लास में हमने बताया था कि राइबोज शुगर के एग्जाम्पल को लेकर समझाया था कि अगर कहीं भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन 1 से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम उस OH ग्रुप के पोजीशन को देखते हैं जो OH ग्रुप हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच रहता है। जैसे हमने कल बताया था राइबोज शुगर था। राइबोज शुगर में आपने देखा था कि फोर्थ जो कार्बन था दैट डिसाइड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इफ OH group present right hand side is known as D form, and if OH group present left hand side that is known as L form. Then so D and L form both depend on OH group which attach with highest number of carbon atom. ये वहां होता है जहां एसिमेट्रिक कार्बन 1 से ज्यादा होता है। जैसे कि राइबोज शुगर में आपने देखा था कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये 3 एसिमेट्रिक कार्बन थे। लेकिन डी फार्म होगा कि यल फार्म होगा यह कौन डिसाइड करता था? वह OH ग्रुप डिसाइड करता था जो कार्बन नंबर 4 से अटैच होता था। तो ये हुआ हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। फिर हमने बताया था कि अगर जब वो राइबोज शुगर में जब वो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है तो वह रिंग बना लेता है। रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट विथ OH ग्रुप व्हिच अटैच विथ carbon number 4 and to form hemiacetal which further hydrolyzed to form furanose ring, and in ring 4 carbon present, that's why they known as furanose ring. And if OH group present below the plane of carbon number 1st is known as alpha form, and if OH group present above the plane of carbon number 1st is known as beta form. तो अल्फा एंड बीटा इज एनामर एंड डी फार्म यल फार्म इज स्टीरियो आइसोमर। इतनी बातें हमने कल पढ़ी थी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड में, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर पढ़ेंगे। हेक्सोज शुगर में कार्बन की जो संख्या होती है वह कार्बन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं।
पानी का बोतल होगा हमारे टेबल के नीचे। तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं हेक्सो शुगर का, एंड 6। सभी बच्चों को एक्टिव होना होगा, आपको आंसर जरूर देना है, जो भी आपको समझ में आए, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 6 कार्बन है, आप देखिए ध्यान से, और यह स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। जहां बैठते हैं टेबल से खोलोगे तो यहां पर आप देखिए कितने कार्बन है, आप ये बताइए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बच्चों, किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आपको ये बताना है कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में। इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आपको ये बताना है कि इस स्ट्रक्चर में एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं। हाँ, ये बिल्कुल कनिष्का एक ग्लूकोज है, बिल्कुल अंकित। इसमें आपको ये बता रहे हाउ मेनी नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, कितने कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। फोर होंगे ना। आप यहां देखो, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आप ए तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों बॉन्ड से एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। सेकंड वाला एसिमेट्रिक कार्बन होगा, यहां OH है, यहां H। यहां ध्यान रखना, मैं भूल से नहीं लिख दिया हूं। कई लोग सोचते हैं कि सर भूल गए होंगे या जल्दी में लिख दिए होंगे, तो मैं पूरे होशो हवास में लिखा हूं बच्चों। इस थर्ड कार्बन पर उल्टा होता है, H इधर होता है, OH इधर होता है ना, तो इसको मैं ध्यान से लिखा हूं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कार्बन नंबर सेकंड हुआ एसिमेट्रिक कार्बन, ए एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, यह एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, और ये एसिमेट्रिक कार्बन हुआ। तो कार्बन नंबर 6 एसिमेट्रिक नहीं होगा, कार्बन नंबर फर्स्ट एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो सेकंड, थर्ड, 4, 5, तो कितने कार्बन एसिमेट्रिक हुए, 4। तो बच्चों जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। कल मैं फार्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, 2 द पावर n, और n की वैल्यू यहां कितना लिखोगे, 4, तो कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे बच्चों, यहां पर 16 होंगे। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, 16 होंगे। बिल्कुल, सिप्रा, सालू सब सही बोले, नियाज, नियति, तनीमा सब सही बोल रहे हैं, 16 होगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो जल्दी से बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था, जल्दी से इसका आप ये मुझे बता दीजिए, डी फार्म है कि एल फार्म है, कौन सा फार्म है, डी फार्म है या एल फार्म। जल्दी से आंसर दो, सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें, डी फार्म है कि एल फार्म। तो आप देखोगे कि यहां एसिमेट्रिक कार्बन 4 हैं, मतलब 4 ऐसे सेंटर हैं जो एसिमेट्रिक है, 4 ऐसे सेंटर हैं जो क्या है, एसिमेट्रिक है। तो आपको ये बताना है कि यह डी फार्म है कि एल फार्म है। डी फार्म है। क्यों डी फार्म है, क्यों डी फार्म है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ऐसे एसेशन रीजन में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें एक्सप्लेनेशन क्या आप दोगे, क्यों डी फार्म है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। डी फार्म क्यों है, रीजन क्या है। बिल्कुल, गगन ने बोला है कि 5th कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड अटैच्ड है, बिल्कुल सही है। तो अगर कहीं पर भी एसिमेट्रिक कार्बन एक से ज्यादा होगा, तो हम उस एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड OH ग्रुप को देखते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर के, सबसे ज्यादा कार्बन वाले पर पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा नंबर तो 6 है, लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं है, 5वां है जो एसिमेट्रिक भी है और हाईएस्ट नंबर है। तो इधर OH ग्रुप है, इसलिए कौन सा फॉर्म होगा, डी फार्म होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा।
ठीक है बच्चों, अब जल्दी से सभी बच्चे, कल मैंने आपको सिखाया था, सभी लोग जल्दी से हमें ये बता दें कि इस फॉर्म का रिंग फॉर्म कैसे बनेगा। बिल्कुल कनिष्का बिल्कुल सही है आपका, सभी बच्चे सही बोले हैं। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसमें इसका रिंग फॉर्म आपको बनाना है। रिंग फॉर्म बनाओ जल्दी से। रिंग फॉर्म बनाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल पाइरेनोज रिंग होगा। इसका रिंग फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट विथ OH ग्रुप विच अटैच विथ कार्बन नंबर 5। तो क्या बनेगा, आप देखिए यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ये तो आप देखेंगे यहां पर कार्बन हो जाएगा, यहां OH ग्रुप आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा बच्चों, यहां पर OH ग्रुप रहेगा जो कि पहले से था, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां OH ग्रुप होगा, यहां पर हाइड्रोजन OH होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर ऑक्सीजन से यहां जुड़ा होगा आपस में, और फिर यहां H होगा, यहाँ फिर कार्बन होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा और यहाँ H होगा। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हुए। इसका रिंग अगर बनाना होगा तो आपको रिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि ऑक्सीजन कौन कौन से कार्बन के बीच में है। कार्बन नंबर 1 एंड 5 के बीच में है तो कार्बन नंबर 1 हम लिखेंगे। कार्बन नंबर ऑक्सीजन किसके किसके बीच में है, इसको बनाने का तरीका मैं आपको कल भी सिखाया था। ये ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, तो आप यहां लिख लो बच्चों कार्बन नंबर 1 और यहां लिख लो कार्बन नंबर 5। तो 5 से ही क्या अटैच है 4, और 4 से क्या अटैच है 3 से क्या अटैच है 2, और 2 से क्या अटैच है 1। और यहां पर 5 कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच है, ये वाला छठा कार्बन, तो यहां हो जाएगा बच्चों CH2OH, ये 6 कार्बन हुआ। तो इसमें आप देखो जो राइट साइड में OH है, मैंने कल तो बताया था कि रिंग में OH और H को लिखने के लिए आपको राइट साइड में जो OH है उसको ऐसे लिख दो। तो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। जैसे राइट साइड में OH, फर्स्ट कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है या राइट साइड है तो इसको नीचे कर देंगे, हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा। सेकंड से जो OH है नीचे हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा। लेकिन थर्ड पर देखो इधर OH और लेफ्ट साइड है तो OH ऊपर हो जाएगा। 4 से OH नीचे है, नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा, और फिर यहां पर हाइड्रोजन ऊपर होगा। तो रिंग हुआ। तो इस रिंग में कितने कार्बन हैं बताओ बच्चों, इस रिंग में कितने कार्बन हैं, इस रिंग में कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इस रिंग का नाम है पाइरेनोज रिंग। इसका क्या नाम है बच्चों, पाइरेनोज रिंग। क्या नाम है, पाइरेनोज रिंग, पाइरेनोज PYRANOSE, पाइरेनोज रिंग इसका नाम है, क्योंकि 5 कार्बन है। इस रिंग में कितने कार्बन है 5 कार्बन, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं पाइरेनोज रिंग, पाइरेनोज रिंग। और हमने आपको कल बताया था कि जो कार्बन पहले सिमेट्रिक नहीं था, पहला वाला फर्स्ट कार्बन रिंग फॉर्म में जब था तो जब चेन फॉर्म था, ओपन चेन फॉर्म, तो वहां एसिमेट्रिक नहीं था, लेकिन जैसे रिंग बना वैसे तुरंत वो एसिमेट्रिक हो जाता है। इसलिए इस कार्बन को एनामेरिक कार्बन बोलते हैं, और इस एनामेरिक कार्बन के अगर OH ग्रुप नीचे है तो इसको बोलेंगे अल्फा। जैसे फिलहाल ये अल्फा ग्लूकोज है, इसका क्या नाम है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है। अगर OH ग्रुप ऊपर होता, हाइड्रोजन नीचे होता, तो इसको क्या नाम देते बीटा। तो अल्फा और बीटा, जैसे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। जैसे ग्लाइकोजन होता है हमारे अंदर जो स्टोरेज होता है ह्यूमन बीइंग के, एनिमल के अंदर, तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। तो अल्फा, और OH ग्रुप ऊपर होता, हाइड्रोजन नीचे होता, तो क्या हो जाता बीटा।
हाँ बिल्कुल, ये 5 कार्बन 6 कॉर्नर रिंग है, इसको पायरेनोज रिंग बोलते हैं। इसको स्ट्रक्चर को बना ले प्लीज। हाँ कृष्णा, किस बात को बेटा, कौन सा क्या रिपीट करना है? अल्फा और बीटा रिपीट करना है कृष्णा, आपने लिखा है वंस मोर सर। तो किस बात को बताना है, कौन सी बातें नहीं समझ में आई? जी ज्योति, 6 कॉर्नर है ना। हमने बताया कि फर्स्ट कार्बन के अगर बिलो द प्लेन OH ग्रुप होगा तो ये अल्फा फॉर्म कहा जाएगा, और एबव द प्लेन होता है तो इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो यहां फिलहाल अल्फा OH देखो नीचे है, नीचे इसको मानते हैं तो ये अल्फा फॉर्म है, इसको अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ तनिमा, बीटा ग्लूकोज का बिल्कुल है। जो सेलुलोज का नाम सुनी होगी, सेलुलोज, वो बीटा ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज, जितने स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा आपको समझाना है। मैंने बताया कि जब रिंग बनता है तो फर्स्ट कार्बन जो होता है, जो यहां फर्स्ट कार्बन था, इसी कार्बन को रिंग में देखते हैं कि इस कार्बन के OH ग्रुप अगर नीचे है तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, यह कार्बन OH ग्रुप अगर इस कार्बन के ऊपर है तो इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा इज एनामर। समझ में आ गया होगा। तो ग्लूकोज में कैसा रिंग बना? पायरेनोज रिंग। इसको आप बना लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। बोलो बच्चों, डन? ओके। ये आप देखिए ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ग्लूकोज है, ये थर्ड का 6 कार्बन है, ये देखिए, सॉरी 5 कार्बन है। 5 कार्बन पर OH ग्रुप इधर है तो ये क्या हो गया? डी ग्लूकोज। और यहां पर देखो OH इधर है तो इसको क्या बोलते हैं? एल ग्लूकोज। यहाँ वही पायरेनोज रिंग है। अल्फा देखिए यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। अगर यहाँ देखो OH ग्रुप ऊपर चला गया तो इसको क्या बोलते हैं? बीटा। बिल्कुल सुमन, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ही है। इसको चेंज का मतलब पोजीशन, OH ग्रुप हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही है बेसिकली। फ्रक्टोज में बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सभी लोग अपना दिमाग लगा के पूरे कंसंट्रेशन के साथ सोचिए और जो भी आपके मन में ये आंसर आता है उसको बताइए। ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे कि किसी रिंग में कितने कार्बन होंगे या किस बात पर डिपेंड करता है? कार्बोनिल कार्बन के पोजीशन पर डिपेंड करता है। कार्बोनिल कार्बन और CO ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के पोजीशन पर डिपेंड करता है या OH ग्रुप के पोजीशन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल उत्कर्ष हो सकता है, उसको ईपीमर बोलते हैं। अगर हाँ फर्स्ट कार्बन के अलावा कोई और कार्बन पर से अगर कोई पोजीशन चेंज होकर कोई आइसोमर मिलता है उसको ईपीमर बोलते हैं। EPIMER, ईपीमर। बिल्कुल उत्कर्ष हो सकता है, उसको ईपीमर बोलते हैं। अरे रोटेट होता रहता है ना, स्थिर नहीं होता, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ध्यान से सुनिए मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में रिंग फॉर्म में
4 कार्बन होगा या 5 कार्बन होगा या 6 कार्बन होगा, यह किस बात पर डिपेंड करता है? कार्बोनिल कार्बन के पोजीशन पर डिपेंड करता है या OH ग्रुप के पोजीशन पर डिपेंड करता है? फटाक से बताओ तो, जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर देना मस्ट है बच्चों। नहीं अदिति जी, ज्यादा चालाक मत बनो, एक ही पे डिपेंड करता है, बोथ पर नहीं होता। आनंद कुमार गलत है। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। सुप्रीति मंडल का सही है, कार्बोनिल कार्बन पर डिपेंड करता है बच्चों। किस पर डिपेंड करता है? कार्बोनिल कार्बन पर। देखो कैसे मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो कैसे। OH कर देते हैं, यहां हाइड्रोजन है, OH है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CO, सॉरी, कार्बोनिल कार्बन यहां कर देता हूं मैं, जैसे हाइड्रोजन, OH हो गया, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 कार्बन, 6 कार्बन है। पहले ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन यहाँ था, अब यहाँ कर दिए। अब आप देखोगे रिंग जब बनेगा तो कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन इस OH अभी भी इस कार्बोहाइड्रेट में। आप बताइए कौन सा ये फार्म है, डी फार्म है या एल फार्म है? ये कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट में यह कार्बोहाइड्रेट डी फार्म और एल फार्म कौन सा है? बताओ जल्दी से, बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। सभी बच्चे आंसर दे जल्दी से। ये डी फार्म है कि एल फार्म है? जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। सभी बच्चे आंसर दे जल्दी से। ये डी फार्म है कि एल फार्म है? जल्दी। डी फार्म है, बिल्कुल। तो डी फार्म क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 5th कार्बन अभी भी यहां पर 5th कार्बन ही है। OH ग्रुप यही डिसाइड कर रहा है कि डी फार्म है कि एल फार्म है। यही डिसाइड कर रहा है कि डी फार्म है कि एल फार्म है। यही डिसाइड कर रहा है। अब बताओ, जानते हुए कौन सा स्ट्रक्चर है? किसका स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बना लो। किसका स्ट्रक्चर है? फ्रक्टोज का। बताओ इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल? स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे इसमें?
अरे यार जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। इसमें देखो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, और जितना एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसी की बेसिस पर होगा। रिंग में, अरे रिंग में कार्बन दलवीर नहीं पूछ रहा हूं बेटा, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। तो कौन कौन सा एसिमेट्रिक है? तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया। ये होगा नहीं क्योंकि दो बॉन्ड से एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो थर्ड वाला है एसिमेट्रिक कार्बन, 4 वाला है, 5 वाला भी है, 6 नहीं होगा। तो 3 हुए एसिमेट्रिक कार्बन, 2 दी पावर 3 कितना हो जाएगा आंसर? 8। ठीक है, 8 हुआ। इसका रिंग फॉर्म कैसे बनेगा? इसका कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन होता है उस वाले इस OH ग्रुप के, 5वें OH ग्रुप, जो डिसाइड करता है कि हमेशा याद रखना जब भी रिंग बनता है तो कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट विथ दोज OH ग्रुप विच डिसाइड D फॉर्म या L फॉर्म। तो इसके साथ रिएक्शन होगा। तो देखो क्या बनेगा, मैं यहां पर बनाता हूं। यहां हाइड्रोजन होगा, ये पहला कार्बन तो बाहर ही रह जाएगा, सेकेंड कार्बन पर है, यहां OH हो जाएगा, यहाँ H है, यहाँ OH है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ये 5वां कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये 6ठा कार्बन है, ये OH होगा, ये H होगा, और ये तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। तो ये ऑक्सीजन कौन कौन से कार्बन के बीच में है? सेकेंड एंड 5 कार्बन के बीच में। तो यहां पर हम लिख देंगे ऑक्सीजन, यहां हो जाएगा सेकेंड और यहां हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, सॉरी गड़बड़ हो गया, सेकेंड एंड 5th कार्बन के बीच में है ना कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 5 है तो यहाँ 4 होगा, 4 है तो यहाँ 3 होगा, 3 है तो ये 2 होगा, और 2 से कौन जुड़ा है? CH2OH, ये वाला ग्रुप जुड़ा है। ये फर्स्ट कार्बन हुआ, तो यहाँ से जुड़ा है CH2OH, ये 6 कार्बन है। तो कितने रिंग में कितने कार्बन हैं? 4। इसलिए कौन सा रिंग इसको बोलेंगे? फ्यूरेनोज रिंग। ये OH राइट साइड में जितना होगा किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ये OH नीचे होगा 3 पर, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ OH होगा 4 पर, यहाँ OH होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा। क्या हुआ? क्यों? हाँ, अल्फा फॉर्म होगा, OH ग्रुप नीचे होगा, अल्फा फॉर्म होगा। फ्यूरेनोज रिंग, जी फ्यूरेनोज रिंग है, इसको आप लिख ले, नोट कर लें, फ्यूरेनोज रिंग। अल्फा होगा क्योंकि OH ग्रुप नीचे है। अब यहां पे देखो कार्बोनिल कार्बन सेकेंड वाला था ना, अभी आपको याद होगा कार्बोनिल कार्बन सेकेंड था, तो सेकेंड कार्बन डिसाइड करेगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन सेकेंड था तो सेकेंड कार्बन ही एनामेरिक कार्बन कहलाएगा। तो उसी में OH ग्रुप ऊपर नीचे होगा तो अल्फा और बीटा मिलेगा, नीचे होगा तो अल्फा, ऊपर होगा तो बीटा। तो ये अल्फा फॉर्म है, अल्फा है, इसको बोलते हैं अल्फा फ्रक्टोज। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? अल्फा फ्रक्टोज बोलते हैं इसको, अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज।
आप इसको बना लो, फिर मैं इसको एक चीज और बताता हूं। ये तो आपको मोनोसैकेराइड में इतनी स्ट्रक्चर पढ़ने थे, ये 4 स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए बच्चों। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन सभी में सभी एल्डिहाइडिक शुगर है, मतलब सभी में CHO ग्रुप है। लेकिन फ्रक्टोज जो है, जिसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं कॉमन रूप से, फ्रूट शुगर ज्यादातर फ्रूट में यही पाया जाता है, और यह कीटोनिक शुगर है। कीटोनिक शुगर CO ग्रुप, कार्बोनिल का CO ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो मैं आपको आगे समझाता हूं। इसका स्ट्रक्चर भी मैं शायद लाया हूं, मैं दिखाता हूं अगर होगा तो इसमें। वही स्ट्रक्चर है जो अभी मैं आपको बताया हूं। डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, इधर साइड है तो डी है, इस साइड में देखो ये यहां पर है तो डी फ्रक्टोज हुआ, और यह इस साइड में है तो एल फ्रक्टोज हुआ। OH ग्रुप नीचे था ना, OH ग्रुप नीचे होगा। सेकेंड कार्बन पर स्ट्रक्चर में आप देखिए जो रिंग बनाए हैं उसमें सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप नीचे है। बिलो दी प्लेन होगा तो अल्फा होगा, बिलो दी प्लेन होगा तो अल्फा, OH ग्रुप ऊपर लिखा होता तो बीटा होता। एक चीज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कोई भी मोनोसैकेराइड हो, ध्यान से सभी लोग सुने इस बात को, केमिस्ट्री है इसमें। कोई भी एनी कार्बोहाइड्रेट व्हिच हैविंग फ्री कार्बोनिल कार्बन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें फ्री कार्बोनिल कार्बन होता है, दैट कार्बोहाइड्रेट सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सॉरी दैट कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। फिर से, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिस कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल कार्बन, मतलब कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कार्बन, जिस कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल कार्बन फ्री रहता है, फ्री, किसी से रिएक्शन नहीं किया रहता है, फ्री रहता है, तो वह शुगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए उस शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है इसलिए रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। कहते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के, सॉरी किसी भी मोनोसैकेराइड के साथ क्यूप्रिक आयन को जब हम अटैच करते हैं तो क्यूप्रस में चेंज हो जाता है, या फेरिक आयन में इसके साथ अगर हम किसी मोनोसैकेराइड को मिलाते हैं तो फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिडक्शन होता है, का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। इसलिए जितने मोनोसैकेराइड हैं उन सभी में कार्बोनिल कार्बन फ्री रहता है, तो ऑल मोनोसैकेराइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दैट्स व्हाई मोनोसैकेराइड इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो इसको रिड्यूसिंग, मोनोसैकेराइड में, सभी मोनोसैकेराइड में कार्बोनिल कार्बन फ्री रहता है, इसलिए वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शुगर काम करता है इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। इसके आगे है जो बच्चों पढ़ना है आपको, वो है आपका मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो हमने बताया था पहली क्लास में, परसों वाली क्लास में, कल के पहले वाली क्लास में। ओलिगो मीन्स होता है कुछ, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ, और कुछ की वैल्यू यहां होती है 2 to 10, कहीं कहीं 2 to 9 भी है, तो चिंता मत करिएगा, दोनों सही है। ओलिगोसैकेराइड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड। जब 2 से 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड का मिलकर बनाता है कार्बोहाइड्रेट, उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 2 यूनिट से मिलकर बना है तो उस ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए 3 यूनिट से मिलकर बना है तो उसको ट्राइसैकेराइड बोलेंगे। अगर 4 यूनिट से मिलकर बना है तो टेट्रासैकेराइड, 5 यूनिट से मिलकर बना है तो पेंटासैकेराइड, मतलब जो 6 यूनिट से मिलकर बना तो हेक्सासैकेराइड। हालांकि आपके सिलेबस में डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड इज ए पार्ट ऑफ, या डाइसैकेराइड इज ए क्लास ऑफ ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में 3 ओलिगोसैकेराइड, मतलब सॉरी डाइसैकेराइड आपको पढ़ना है, और डाइसैकेराइड में 3 डाइसैकेराइड आपको पढ़ना है। पहला है माल्टोज,
माल्टोज इज डाइसैकेराइड, मतलब इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स अगर हम माल्टोज को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इफ हाइड्रोलाइज माल्टोज इज हाइड्रोलाइज देन 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। तो माल्टोज इज डाइसैकेराइड, जो रोटी आप खाते हो उसमें माल्टोज ही होता है, ठीक है। तो माल्टोज इज डाइसैकेराइड, ये 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। अब कहोगे सर ये दोनों आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, अलग अलग क्यों नहीं हो जाते? ये बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे नहीं लिखूंगा। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होता है, इनके बीच में ये बॉन्ड होता है। मैं आपको बताता हूं, ये पहला कार्बन हुआ, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, या स्ट्रक्चर दिए लाए होंगे। आप देखिए सबसे अच्छा GIF है इसमें, ध्यान से देखो। एक कार्बन नंबर फर्स्ट है, यहां देखो कार्बन नंबर फर्स्ट है, एक कार्बन नंबर 4 है। तो ये दोनों यूनिट ग्लूकोज के हैं, ए भी ग्लूकोज है और ए भी ग्लूकोज है, दोनों यूनिट ग्लूकोज के हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट है और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ध्यान से देखिए, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है COC, दैट बॉन्ड इज नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको, GIF को। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको, GIF। हो गया बच्चों, देख लिया आप। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड बना है कौन सा हुआ? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, माल्टोज में आप ध्यान दो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं माल्टोज में, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, और इन दोनों के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड बना है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच में रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड 4th कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज के बीच में रिएक्शन होता है, तो बॉन्ड बनता है। तो आप बताइए ग्लूकोज का कौन सा कार्बन कार्बोनिल होता है? ग्लूकोज का कौन सा कार्बन कार्बोनिल होता है? बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ बच्चों। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन कार्बोनिल होता है? फर्स्ट कार्बन ना कार्बोनिल होता है, CHO ग्रुप जो होता है, तो फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल होता है, फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल होता है, तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, लेकिन इस ग्लूकोज का पहला कार्बन अभी फ्री है कि नहीं है? क्योंकि इस ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच में रिएक्शन हुआ है ना, तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन अभी भी फ्री है, इसका मतलब
इसका मतलब कि यह जो माल्टोज है यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, इसको रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। इसको रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको रिड्यूसिंग, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर। एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि पहला ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन तो यूज हो गया, लेकिन सेकेंड ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन अभी भी फ्री है, इसलिए। अगला है लैक्टोज। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। लिख लीजिए इसको, कौन सा बॉन्ड होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो गैलेक्टोज भी ग्लूकोज की तरह ही होता है, मतलब एल्डिहाइडिक शुगर होता है। तो यहां पर भी इस ग्लूकोज का पहला कार्बन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, लेकिन इस ग्लूकोज का, इस गैलेक्टोज का पहला कार्बन अभी भी फ्री है, इसलिए लैक्टोज को भी हम क्या नाम दे सकते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, कॉमनली कॉल्ड मिल्क शुगर। मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको। लैक्टोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन जो गैलेक्टोज है इसका कार्बोनिल कार्बन अभी भी फ्री है, इसलिए यह रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर हुआ, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर हुआ। अगला बारी है सुक्रोज का। आप देखिए यहां पर बॉन्ड भी बना हुआ है, 1st and 4, ये देखिए इनके बीच में बॉन्ड बना है, लैक्टोज ही है, और पहला कार्बन इसका भी देखो फ्री है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर होगा। सुक्रोज, सुक्रोज इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज जो होता है दिट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज में जो बॉन्ड होता है क्या होता है? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आप देखो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन कार्बोनिल था? पहला। और फ्रक्टोज अभी स्ट्रक्चर आपने बनाया था ना फ्रक्टोज का, उसमें आप देखिए कॉपी में देखिए उसमें कौन सा कार्बन कार्बोनिल है? देखो नंबर देखो, सभी लोग बताओ आंसर देख कर जल्दी से, कौन सा कार्बन कार्बोनिल है? सालू प्रजापति आपने बोला मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिल्क में वही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज ही पाया जाता है। कॉपी में देखकर बताइए जल्दी से। सेकेंड कार्बन, बिल्कुल सेकेंड कार्बन। तो ग्लूकोज का पहला कार्बन कार्बोनिल था, वो भी यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन कार्बोनिल था, वो भी यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, इसलिए कोई भी कार्बोनिल कार्बन बचा ही नहीं। इसलिए
सुक्रोज जो होता है वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, हजारों बार क्वेश्चन ये आया होगा। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके में कार्बोनिल कार्बन कोई बचा ही नहीं, सब बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसको बोलते हैं बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो 3 आपको ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड 3 आपको पढ़ने थे। 3 में से वही कौन कौन था? माल्टोज था, लैक्टोज था और सुक्रोज था। माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ सही से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ बताइए, सही समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आया? सभी लोग रिस्पॉन्स करें। ओके, थैंक यू। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड पढ़ लिया। अगला है पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट में है पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चर बनाकर मैं लाया था। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कार्बन नंबर फर्स्ट, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है बच्चों? इफ एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, दैट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। तो पॉली माने मेनी होता है, मेनी की वैल्यू यहां पर कितनी है? मोर देन 10। तो हो सकता है 11 हो, 12 हो, या 11,000 हो, या 11 lakhs हो, या 11 करोड़ हो, कुछ भी हो। 10 से ज्यादा यूनिट अगर मोनोसैकेराइड पॉलीमराइज होता है तो उसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो 2 तरह के पॉलीसैकेराइड हुए, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नाम से ही लग रहा है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में वह बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर होता होगा, और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड मीन्स वो होता है वह पॉलीसैकेराइड जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाने के काम आता होगा। जैसे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में आपका क्या आता है? सेलुलोज आता है, काइटिन आता है। तो सेलुलोज तो सेल वॉल बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। वैसे ही काइटिन होता है, वो भी वह कोट बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है इंसेक्ट्स में। तो ये सब स्ट्रक्चरल हो, स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर होता है, उसका स्टोरेज होता है, उसको स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में 2 आपको पढ़ने हैं। पहला स्टोरेज होता है स्टार्च, जो कि प्लांट के अंदर स्टोर होता है, आपको पता है प्लांट के अंदर स्टोर होता है। और दूसरा होता है ग्लाइकोजन, जो कि स्टोरेज होता है कहां पर? एनिमल के अंदर। यह एनिमल के अंदर स्टोरेज होता है बच्चों। तो स्टार्च कहां स्टोरेज? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट, एंड ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ एनिमल। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च की अगर बात करें, स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है बच्चों, ध्यान से, सभी लोग ध्यान दें यहां पर। तो 2 स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रक्चर, एमाइलोज एंड एमाइलो
पेक्टिन। ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है एमाइलोज, और दो तरह के नहीं होते, स्टार्च दो तरह के दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। इसमें एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, एमाइलोज का तो यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये है, ये सब ऐसे ऐसे जो मैं बनाया हूं ये ग्लूकोज है सब। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये सब ग्लूकोज है। जी जी मैं लिखा हूं, जी जी, ये सब ग्लूकोज है आपस में, एमाइलोज। और ये सभी ग्लूकोज आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। सभी ग्लूकोज आपस में कैसे ज्वाइंट रहते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये सब ग्लूकोज है। तो क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा, एमाइलोज इज हेलिकल स्ट्रक्चर एंड अनब्रांच्ड। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती और हेलिक्स की तरह होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑल ग्लूकोज आर म्यूचुअली अटैच्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर से लिख लो, पहले तो लिखो स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, फिर आप लिखोगे स्टार्च इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एमाइलोज, एमाइलेज मत बोलना, एमाइलेज एंजाइम हो जाता है, एमाइलोज बोल रहा हूं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोज जो होता है वह हेलिकल, एमाइलोज इज हेलिकल स्ट्रक्चर एंड अनब्रांच, या एमाइलोज इज हेलिकल एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर एंड ऑल ग्लूकोज म्यूचुअली अटैच्ड बाय या म्यूचुअली ज्वाइंट बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये आपस में सभी जुड़े रहते हैं। ये सभी आपस में, ये सभी ग्लूकोज होते हैं, यह हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो कहते हैं आयोडीन टेस्ट ऑफ स्टार्च। जो आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च देता है ब्लू कलर, वह देता है किसके वजह से? एमाइलोज की वजह से। बिकॉज एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल। तीन चीजें याद रखो, चार चीजें। एमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह अनब्रांच होता है। तीसरी बात, यह वाटर सॉल्युबल होता है। और चौथी बात, ये सभी ग्लूकोज इसमें आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये चार बातें इससे रिलेटेड आप याद रखिए। जो आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च का, वह किसके वजह से आता है? एमाइलोज के वजह से आता है। क्लियर हुआ? अगला है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन दूसरा स्ट्रक्चर है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, यह भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यह भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी सभी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन यह वाटर इनसॉल्युबल होता है, जबकि एमाइलोज वाटर सॉल्युबल था, यह वाटर इनसॉल्युबल होता है। और यहां पर ब्रांचिंग होती है, देखो ब्रांच है, जबकि एमाइलोज अनब्रांच था, इसमें ब्रांचिंग होती है। और जहां से ब्रांचिंग होती है वहां पर जो बॉन्ड होता है वह अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो नॉर्मली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लेकिन जहां से ब्रांचिंग होती है, जहां से ब्रांच निकलता है, वहां पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो यहां दो तरह की बॉन्डिंग आपको दिखेगी एमाइलोपेक्टिन में। कौन कौन सा बॉन्ड? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां दो तरह की बॉन्डिंग होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड यहां अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सिर्फ एक जगह होता है, कहां पर? जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। लेकिन इस ब्रांच में भी तो सभी ग्लूकोज ही हैं, इस ब्रांच में भी एक ग्लूकोज, एक आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? अल्फा 1,4 के द्वारा।
तो ब्रांचिंग के अंदर जो ग्लूकोज है वो अल्फा 1,4 से होगा। यहां पर सभी ग्लूकोज अल्फा 1,4 से होंगे, केवल अल्फा 1,6 वहीं पर होगा जहां से ब्रांचिंग हुई है। यहां जहां ब्रांचिंग हुई है वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है, यह पानी में घुलता नहीं है एकदम। और ये ब्रांचिंग इसमें होती है, कहते हैं जो ब्रांचिंग होती है वह एवरी 24 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर होता है। मतलब एक बार ब्रांचिंग हो गई, फिर 20 से 24, तो ये वेरी करता है थोड़ा बहुत, तो 20 to 24 ग्लूकोज आगे बढ़ेंगे फिर ब्रांचिंग होगी, फिर 20 से 24 ग्लूकोज आगे बढ़ेंगे फिर ब्रांचिंग होगी। तो हर 20 to 24 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, और जहां से ब्रांचिंग होती है वहां अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है, और नॉर्मली सभी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। समझ में आए बच्चों? ये स्टार्च का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया। स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। समझ में आया कि नहीं? बोलो यार। ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं हैं, माइलोज अलग होता है, माइलोपेक्टिन अलग होता है। आंचल, ये आपस में नहीं जुड़ते, बस जैसे स्टार्च है उसमें 60% एमाइलोपेक्टिन होता है, 40% एमाइलोज होता है। क्लियर हुआ बच्चों स्टार्च का स्ट्रक्चर? क्लियर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने लेकर आया था, यहाँ देखो ये अल्फा 1,4 है, माइलोपेक्टिन है, यहाँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। देख लीजिए ध्यान से एक बार। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन अगर हम बता दें, यहीं पर ग्लाइकोजन बता दे रहा हूं। ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल। एनिमल में होता है, इसमें दो स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और यह ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वह एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, मतलब इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ब्रांचिंग पाई जाती है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और यहाँ पर जहाँ से ब्रांचिंग होती है वहाँ पर जैसे एमाइलोपेक्टिन में था अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, और नॉर्मली सभी ग्लूकोज आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो नॉर्मली सभी अल्फा 1,4 के द्वारा जुड़े रहते हैं, जहाँ से ब्रांचिंग होती है वहाँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पर मोर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है। मोर प्रोफ्यूज मतलब ज़्यादा घनी ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग टेक प्लेस एट एवरी 14 to 20 ग्लूकोज मालिक्यूल। हर 14 से 20 ग्लूकोज मालिक्यूल पर इस यहाँ ब्रांचिंग हो जाती है। हर 14 to 20 ग्लूकोज मालिक्यूल पर ब्रांचिंग होती है, मतलब यहाँ ज़्यादा घनी ब्रांचिंग होती है। मोर प्रोफ्यूज ब्रांचिंग प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ एनिमल। मसल्स एंड लीवर में स्टोर होता है। क्लियर हुआ? तो यही और ज़्यादा घनी ब्रांचिंग हो जाती है। वहाँ पर 20 से 20 से 24 20 to 24 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाने पर ब्रांचिंग होती थी, यहाँ पर 14 to 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आगे जाने पर ही ब्रांचिंग हो जाती है। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सभी लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन करते हैं, क्विज का समय आ गया। सभी बच्चे
कल की क्लास, कल तो नहीं अब क्लास मेरी होगी, मेरी मंडे को अब क्लास होगी बच्चों। कल मेरी क्लास नहीं होगी, इस वीक में नहीं होगी। मंडे को फिर मेरी अब क्लास को आपसे मुलाकात होगी, और मंडे को मैं सेलुलोज पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है। और मैं लिपिड स्टार्ट करूंगा, लिपिड 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 फैट फैट। तो अगला बायोमॉलिक्यूल लिपिड है। कार्बोहाइड्रेट लगभग खत्म हो गया है, 10-15-20 मिनट का और है। तो अगले क्लास में उसको 15-20 मिनट कार्बोहाइड्रेट में लगेगा, बाकी पूरे पीरियड में लिपिड पढ़ाऊंगा। लिपिड पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सभी लोग तैयार हो जाओ फटाक से क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ जल्दी से आंसर देना। क्वेश्चन नंबर लिखना है, ऑप्शन लिखना है आपको। ऑप्टिकली एक्टिव वही अल्फा और डी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसका इमेज फॉर्म बनता है। बाकी केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्वेश्चन को बताओ, क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन? माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर। ए आंसर सही है। सेकंड का हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? सेकंड का बताओ बच्चों। हाइड्रोलिसिस सुक्रो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है, सही है। थर्ड का बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। विच नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जहां फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। जल्दी से बताओ। थ्री का सी, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जल्दी जल्दी आंसर दो, तुम लोग ढीले पड़ गए हो। अगला नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ओनली बाय प्लांट। विच आर द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ओनली बाय प्लांट। बोलो बच्चों। स्टार्च, बिल्कुल। नेक्स्ट, ए डाइसैकेराइड दैट गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन हाइड्रोलिसिस। बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल नियाज अंसारी। सी सही है। इन पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड बाय बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन, द बॉन्ड इज, उस बॉन्ड का क्या नाम है जो कार्बोहाइड्रेट में बनता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के बीच?
बिल्कुल ये सही था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, बी आंसर। सभी बच्चे सही आंसर दिए हैं। अगला, सुगर विथ 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड। 7 का बताओ जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताओ बच्चों। पायरेनोज रिंग या फिरेनोज रिंग? बेटा ये क्या लिखा है? 5 मेंबर्ड रिंग ना, 5 मेंबर रिंग मतलब फ्यूरेनोज रिंग होगा ना। 5 कार्बन रिंग अगर होता तब ना पायरेनोज रिंग होता। अब कहने को बोलोगे सर बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं और गलत कर देते हो। इसमें क्या लिखा है? 5 मेंबर रिंग ना, 5 मेंबर तो 5 कॉर्नर हुआ, तो 5 कॉर्नर रिंग किसमें होता है? फ्यूरेनोज रिंग में। गलत कर दिए। चलो अगला देखते हैं। शुगर प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी में कौन सा शुगर पाया जाता है? बिल्कुल आंचल, आपका आपका आंसर सही था। राइबोज। कौन सा शुगर है एटीपी में? कौन सा शुगर होता है? राइबोज। 9 का, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू डिस्टिंक्ट कैटेगरी। मतलब ये तो कल वाला क्वेश्चन है, कल भी यही क्वेश्चन था। मतलब बाकी 3 एक जैसे होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 9। रोज एक 9 का डी। 10 का, सिलेक्ट वन इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। बताइए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह बताना है आपको। बताओ इसका। बच्चों इसमें कोई आंसर सही नहीं है वैसे, हमें जहां तक लग रहा है। नहीं नहीं सही है, डी आंसर सही होगा। फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, माल्टोज डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड देन स्टार्च पॉलीसैकेराइड। तो डी आंसर होगा, सही है। 11 का, विच आर द फॉलोइंग एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं? एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन। मैन नीड कार्बोहाइड्रेट ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गेट दी फ्रॉम। ग्लूकोज होगा बच्चों इसमें, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। सुक्रोज इज फाउंड इन। सुक्रोज इज फाउंड इन।
सी होगा आंसर। ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ, एक सेकंड बस, बताओ जल्दी से। 14 का डी, बिल्कुल ज्योति सही है। 15 का स्टार्च एंड सेलुलोज आर कंपाउंड फॉर्म बाय ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ, फिफ्टीन का बिल्कुल 15 का सी होगा, सिंपल शुगर। ठीक है, तो इसके बाद मैं मंडे को आपसे मिलूंगा, और तब तक के लिए थैंक्स आप सभी लोगों को। और मंडे को लिपिड में पढ़ाऊंगा, लिपिड आप पढ़ के आइएगा। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, लिपिड में स्टार्ट करूंगा मंडे।